दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने। अभी हम औरंगाबाद शहर में बेगमपुर एरिया में मौजूद हैं। अभी हम मौजूद हैं हिशाम उस्मानी साहब के साथ में, जो कांग्रेस से औरंगाबाद शहर के सिटी प्रेसिडेंट लेकिन औरंगाबाद नामांतर के विरोध में जो उन्होंने रिज़ाइन दिया है दिल बर्दाश्त होके, आज उनसे हम बातचीत करते हैं और पूर्व से उन्होंने टिकट भरा है। आइए जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जिस तरह से अभी विधानसभा 2024 चल रहे हैं, तो आपने ही टिकट क्यों भरा? मध्य से मैंने ये फॉर्म भरा है। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट से मैंने औरंगाबाद नाम बदलने के विरोध में रिज़ाइन किया और आज भी उस स्टैंड पे मैं कायम हूँ। इसकी लड़ाई मैंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और मेरी ये लड़ाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई को राजकीय तौर पे विधानसभा में भी लड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे मैं विधानसभा में जाना चाहता हूँ, सिर्फ अपने औरंगाबाद के लोगों के साथ और विश्वास के साथ। मैं सिर्फ अपनी जनता, अपने लोगों के भरोसे इस इलेक्शन में उतरा हूँ। मैं किसी पार्टी का टिकट इसलिए नहीं चाहता, हालांकि मुझे कई पार्टियों ने टिकट ऑफर किया, क्योंकि सारी पार्टियों की ये पॉलिसी हो चली है कि वो औरंगाबाद को संभाजी नगर इस नाम से कर देना चाहते हैं। इनका कोई भी विधायक इस कैपेसिटी में नहीं होगा कि वो ये बिल ला सके विधानसभा में कि इस शहर को फिर से औरंगाबाद ये नाम से कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के भरोसे, अपने लोगों के साथ इस विधानसभा में जाऊं, उनकी आवाज़ बनूं, ना कि किसी पार्टी का पिट्ठू बन के उसका पट्टा गले में डाल के मैं वहाँ एक बिना दांत के, बिना नाखून के शेर की तरह बैठा रहूं। मैं चाहता हूं कि मैं वहाँ विधानसभा में जाऊं, इस नाम का बिल लाऊं और अपने शहर का विखार, अपने शहर की शिनाख्त वापस लाके अपने लोगों को दे सकूं। साथ ही साथ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की जो सोच थी और जो उनके काम थे, उसी के ऊपर चलते हुए हम फिर से चाहेंगे कि औरंगाबाद ये दुनिया के नक्शे पर फिर से अपनी एक बुलंद और बावखार जगह पा सके और हमारे शहर को फिर से वो सही विकास मिल सके जो उसका हक था। लेकिन पिछले कई सालों में ये विकास कहीं खो सा गया है। साथ साथ इन सारे सियासतदान और इन पार्टियों ने हमारे शहर के नाम को भी मिटा डाला, जिसके विरोध में इन पार्टियों के सामने और ऐसी सारी ताकतों के सामने मैं खड़ा हूँ। मैंने अपनी तरफ से ये भी बात साफ की है कि मैं जो है एक सेकुलर विचारधारा का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, लेकिन सेकुलर विचारधारा नहीं। सभी समाजों को, सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की मेरी विचारधारा है, मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि सभी को लेकर इस शहर का हम विकास करें। और इसीलिए मैंने ये भी बात साफ की है कि अगर कोई भी पार्टी सेकुलर के नाम से वहाँ सरकार बनाती है, तो भले ही वो सच्चे सेकुलर हैं, झूठे सेकुलर हैं, उनसे हमारा संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन ऐसी सरकार को मेरा बिल्कुल बिना कोई शर्त समर्थन रहेगा। लेकिन मैं अपने जो मुद्दे हैं, अपने शहर के लोगों के और मेरे शहर की जो आइडेंटिटी का जो सवाल है, जो पहचान का सवाल है, इससे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं और अपने लोगों के लिए लड़ना और उनको विकास ला के देना, उनको उनका नाम वापस ला के देना, यही मेरी जिम्मेदारी होगी, यही मेरी प्राथमिकता होगी। सभी समाज, सभी धर्मों में भाईचारा रहे, सभी को बराबरी का हक मिले। इसीलिए हमने अपनी तरफ से जो भी सारा हमारा एजेंडा रखा है या जो हमारा काम करने का रखा है, वो सेकुलर है। हम फुले शाहू, अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, गांधी जी, इन सब को मानने वाले लोग हैं और हमारा शहर का ये एक इतिहास रहा है कि ये शहर हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी पार्टियां यहाँ आ गई जिन्होंने हमको जाति जाति, धर्मों में बांट दिया। इन पार्टियों को यहाँ से पार्सल करने की ज़रूरत है और हमारे शहर को फिर से वापस जीत कर अपने लोगों के साथ इस शहर को दुनिया के नक्शे पर ले जाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इस मध्य विधानसभा से एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करूँगा कि आने वाली 20 तारीख को मेरी निशानी जो सिलाई मशीन है, जिसका बटन नंबर 24 है, एकदम आखिरी में नोटा के ऊपर वाला बटन है, सेकंड नंबर मशीन पे, उस पे आप मुझे समर्थन देके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका और आपकी आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जनरेशन्स हैं,
उसके लिए मैं ईमानदारी से काम करूं। मैं अपनी तरफ से ये गवाही देता हूं कि जो एतमाद, जो भरोसा आप लोग मुझ पे जताएंगे, उसको कहीं कभी ठेस ना पहुंचे, इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। जैसे कि सर आप जो है तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो देखने में ये भी आता है कि पार्टी की तरफ से कुछ पार्टी के प्रचार सभा में बड़े बड़े प्रचार करने के वास्ते, तो आप अपक्ष लड़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से स्टार प्रचारक कौन है? मैंने जैसे कहा, मेरी पार्टी, मेरा झंडा, ये सब औरंगाबाद और औरंगाबाद के लोग हैं। मेरे नेता औरंगाबाद के लोग हैं। अगर मैं किसी को जवाब दे रहूँगा तो औरंगाबाद के लोगों को रहूँगा, ना कि किसी पार्टी और किसी नेता। आप देखते हैं कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में कोई पार्टी, कोई विचारधारा नहीं रही, सिर्फ गैंग्स रह गई। कोई एक गैंग से आता है, कोई दूसरे गैंग से आता है, इस गैंग के लोग उस गैंग में खरीदे जाते हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र को फेल किया है। ये फुले शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की जो विचार थे, ये उसका प्रदेश है। ये जो हमारे पास जो सूफी संत हुए हैं, ये उनका प्रदेश है। ये प्रदेश हमेशा पुरोगामी विचारों के द्वारा जो है उसके नाम पर जाना जाता रहा। लेकिन इन पार्टियों ने एक तरीके से सियासत में एक बड़ा घिनौना और बेशर्म तरीके से इसका मुजाहरा पेश किया सियासत का, जिसके खिलाफ मुझे लगता है कि किसी पार्टी, किसी नेता पे हमको भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि जनता को भी इन पे किसी पे भरोसा नहीं। सिर्फ इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी ताकतें हैं, जिसके भरोसे ये जनता को खरीदते और बेचते हैं। इसीलिए मैं किसी पार्टी, किसी नेता के भरोसे नहीं, मैं अपने शहर के लोगों के भरोसे खड़ा हूँ। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीम सभी समाज के, सभी धर्म के लोग मेरा साथ देंगे और मैं उन्हीं को जवाबदार हूँ, मैं उन्हीं को आंसरेबल हूँ, किसी पार्टी, किसी नेता को नहीं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से मैं टिकट नहीं लिया, मान लो अगर आप आने वाले वक्त में एमएलए बन जाते, तो आप अकेले विधानसभा में कैसे फाइट करेंगे? आपको तो पार्टी चाहिए ना, आपको किसी पार्टी के साथ मर्ज होना पड़ेगा। ऐसा कहीं बाबा साहेब के संविधान में कब तक चलेगा ऐसे विधानसभा? मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है। इंडिपेंडेंट एमएलएज हुए हैं मुल्क में, अलग अलग सूबे में, और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि आप विधायक हो के पार्टी के एमएलए को कोई ज़्यादा फंड होता है और इंडिपेंडेंट को कम होता है या उसको ज़्यादा अधिकार होता है। हाँ, मिनिस्ट्री के लिए ज़रूर आपको पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है अगर विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती है। मेरा लड़ाई, मेरे झगड़ा मेरे अपने शहर के लिए है। मेरा झगड़ा कोई विचारधारा पे नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक सेकुलर सरकार बने, एक सेकुलर ढांचा बने। जो सेकुलर ढांचा है उसको हम बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी ताकत से, अपने दम पर अपने शहर के लिए विकास लाएंगे, अपना नाम वापस लाएंगे। अगर कोई पार्टी ये डिक्लेयर करती है कि औरंगाबाद के नाम पर, और वो सत्ता में है, सिर्फ यहाँ अभी चुनाव लड़ने के लिए नहीं, अगर वो सत्ता में है, वो ये डिक्लेयर करती है कि औरंगाबाद के नाम पर हम अपनी नीति बदल रहे हैं, हम वापस औरंगाबाद की नीति पर ही आ रहे हैं, पॉलिसी पर ही आ रहे हैं, तो उनसे बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो है हम अभी इन सारी पार्टियों से लड़ाई पर हैं। ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी अगर आपने हमको वोट नहीं दिया। तो मैंने इसीलिए ये बात भी साफ रखी है कि आप यहाँ से एमएलए ले जाके क्या करेंगे? आप यहाँ से एमएलए ले जाकर सिर्फ और सिर्फ एक वोट बढ़ाएंगे आपकी सरकार के लिए। तो वो वोट, तो मैंने खुद कहा है कि मुझे आपसे एक प्याली चाय भी नहीं पीनी, मुझे कोई चीज़ की तवक्को नहीं, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। जो इनका एमएलए यहाँ से आके करने वाला था वो तो आता भी नहीं है, चुनके इनका कोई सेकुलर पार्टी का यहाँ एमएलए आ ही नहीं सकता है। यहाँ तो बीजेपी का दबदबा बन चुका है। जो इनकी शिवसेना थी वो आज बीजेपी के साथ जा चुकी है। एमआईएम का कोई अगर एमएलए आता है तो उसको तो कोई छूता ही नहीं है, वो तो एक अछूत बन के अपना क्या करता है विधानसभा में पता नहीं। जैसे मैंने कहा कि मुझे औरंगाबाद के नाम का बिल लाना है, आप कह सकते हैं कि औरंगाबाद के नाम का बिल कोई कांग्रेस का या कोई राष्ट्रवादी का या कोई और उद्धव ठाकरे का विधायक एमएलए ला सकता है? 2.5 साल से 2 एमएलए जो है वो एमआईएम के वहाँ विधानसभा में थे, वो क्यों नहीं लाया उन्होंने बिल? उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? औरंगाबाद के साथ इतना सौतेला सुलूक क्यों किया उन 2 एमएलएज ने जो ऑलरेडी एमआईएम के मौजूद थे? एमपी साहब थे हमारे पिछले, जो आपके एमआईएम के पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उन्होंने भी औरंगाबाद के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। अवैसी साहब मुसलमानों का बैठे थे ना, इम्तियाज साहब बैठे थे ना, वो जो नामांतर के लिए बैठे थे, वो धरना जो था वो उन्होंने खुद ही उठा लिया। उसका अगर आप किसी भी वकील से मुझे लाके ये प्रमाण पत्र दे दें कि इसका एक बहुत बड़ा विरोध दर्ज हो सकता है, तो मैं आप जो कहें वो सजा खूब 15-20 दिन बैठने से नहीं होता। अदालती लड़ाई मैंने लड़ी है, अपनी जाति मिल्कियतें बेच के, सारा पॉलिटिकल ओहदा छोड़ के मैंने लड़ा है। अगर वो इसके अंदर विरोध दर्ज करवाना था तो ये आपको वहाँ, जहाँ होम मिनिस्ट्री में एनओसी के लिए जब यहाँ से गया था विधानसभा से, तो वहाँ पे आपको इसके अंदर ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने की ज़रूरत थी।
इसमें जो है तो होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन की कॉपी कहाँ है? हम कब से मांग रहे हैं? किसी नेता ने आज तक हमको ऑब्जेक्शन की कॉपी नहीं दी कि हमने अपने होम मिनिस्ट्री में, जहां से ये एनओसी आई जिसकी 24 फरवरी 2023 को, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और सारे शहर का नाम बदल दिया गया, उस एनओसी के खिलाफ ऑफिशियली ऑब्जेक्शन की कॉपी हमको आज तक क्यों नहीं देखने को मिलती? कई लोगों ने इसमें आवाज उठाई, कई लोगों ने इसको मांगा। पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच हमको इस पे देखने को नहीं मिली। जहां जहां रिकॉर्ड बन सकता था वो सारे काम नहीं किए गए। धरने पे बैठने से कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं बनता, आप किसी भी कानूनी उससे पूछ ले जाके, और वो रिकॉर्ड जब बनता है जब सरकार, आप बिल्कुल मरने मारने पे उतर आओ, आपके पास एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा अनशन करें कि आपको सुई लगाकर हॉस्पिटल में भरने की जरूरत है। वहां तो खाने खाए जा रहे थे, बिरयानियां खाई जा रही थी, कैसे सरकार पे उस पर दबाव बनता? आप बताइए। हमारे कोर्ट के जजमेंट में ये आया है, बड़ी शर्म की बात है, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये ऑब्जर्व किया है कि वहां पे सिर्फ हम कुछ लोग हैं जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, अदरवाइज तो वहां पे किसी को इस नाम के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। ये मैसेज यहां से दिया गया लोगों द्वारा और इस सियासतदानों द्वारा। सब अपने मुंह पे जो है तो बिल्कुल टाके मार के सी के खामोश बैठे रहे। 15 दिन अगर कोई धरना चला और वो उसके बाद वो खुद ही बंद कर दिया गया, उसको सरकार ने भी नहीं उठाया, उसको खुद ही लपेट के खुद ही चले गए, तो आप बताएं कि अदालत उसको कैसे गिनेगी? अदालत में सबूत और पेपर कागज दिए जाते हैं, उसमें जो है ये होता कि अगर होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन ऑफिशियली उठाया गया होता सांसद द्वारा, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कोई लेटर दिया गया होता, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में लेटर दिया गया होता, अगर जो है पार्लियामेंट में इसमें स्पीच की गई होती, अगर इसमें हाई कोर्ट में ऑफिशियली पोस्ट के जरिए कोई केस किया गया होता, तब तो ये विरोध ऑफिशियली कागज पे आता। लेकिन वो विरोध कागज पे नहीं आया। मुझे लगता है कि जैसे हम किसान लोग, मैं क्योंकि किसानी उससे बैकग्राउंड से भी आता हूँ, हम कहते हैं कि सांडवा देना, किसी तालाब के पास में एक एग्जिट देते हैं, एक वर्णन देना, जैसे पानी जो ओवरफ्लो होने से, तालाब के ओवरफ्लो होने से पहले पानी थोड़ा सा साइड से निकाल दिया जाता है ताकि वो बांध ना फूटे। तो वो जो धरना, मुझे लगता है कि लोगों का गुस्सा कहीं बांध ना तोड़ दे और सरकार को तकलीफ ना हो जाए, इसीलिए वो वो धरना रखा गया था। और बाद में जब बारिश खत्म हो गई, उनको लगा कि अब डैम ओवरफ्लो नहीं होने वाला है, उस धरने को उसको वाइंड अप करके उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कोई आवाज पार्लियामेंट में, होम मिनिस्ट्री में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं उठाई गई। यही कारण है कि एमआईएम के नेता सिर्फ सड़क पे बात करते हैं, लेकिन अब जब उनसे कहें कि ऑफिशियली आप हमको कुछ कागज दिखाएं तो वो नहीं दिखाते। मेरा तो उनसे कोई झगड़ा, इसलिए मैं उनको मानता ही नहीं क्योंकि उन्होंने अपना जो भी शुरू से ही उनके बारे में सवाल उठते आए हैं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ये सारी पार्टियां, उसमें एमआईएम भी आती है, उसमें सारी पार्टियां आती हैं, इन्होंने वही बाल ठाकरे की विचार को तरजीह दी, लेकिन औरंगाबाद को और औरंगाबाद की जनता को इन्होंने एक तरीके से धोखा दिया है। इसीलिए मैं एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूं, मुझे कोई पक्ष नहीं चाहिए। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि ताकत हम आपको देंगे, हम आपके साथ हैं, जो मेरे साथ आना चाहते हैं। आपको किसी का बैक सपोर्ट है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जनता का और मेरे शहर वासियों का सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट काफ़ी है। मुझे कोई गॉडफादर जैसे पॉलिटिक्स में होते हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता का साथ चाहिए, अपने लोगों का साथ चाहिए। मैं अपने शहर के लिए काम करना चाहता हूँ, अपने शहर की शिनाख्त वापस लाना चाहता हूँ। यही मेरा एजेंडा रहेगा, यही मेरी लड़ाई रहेगी। जिस तरीके से विधानसभा में ये काम किया जा सकता है वो मैंने करना है। क्योंकि आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो नाम बदले गए पूरे मुल्क के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की 1953 की गाइडलाइंस के द्वारा बदले जाते हैं। उस गाइडलाइंस में ये साफ लिखा है कि अगर किसी भी शहर का नाम बदला जाना है तो उसमें एक विधायक द्वारा, एक एमएलए द्वारा सदन में प्रस्ताव लाया जाना जरूरी है। उसके ऊपर चर्चा की जाती है, चर्चा की जाने के बाद उस पर एक वोटिंग होती है। अगर वो प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, यानी किसी दिन अगर सदन में किसी विधायक कम भी हो तो उनकी मेजॉरिटी से भी वो पास किया जा सकता है, नहीं कि पूरे सदन की आपको जरूरत पड़े। उसके बाद वो सेंटर के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। तो सबसे पहली बात इसमें ये देखने में आती है कि आपका एमएलए खुद का होना जरूरी है, जिसकी ये इच्छा शक्ति हो और वो उस कैपेसिटी में हो। अगर कोई एमएलए चाहता भी है लेकिन उसकी पार्टी अगर उसमें जो है पॉलिसी में सपोर्ट नहीं करती या उनको कोई प्रेशर आ जाता है कहीं से, तो उनका एमएलए भी ये प्रस्ताव नहीं ला सकता। यानी आपको ऐसा लगता है विधानसभा में आप अकेले जो है तो फाइट कर सकते? देखिए, मैंने आप
दिल्ली तक काम किया है, कांग्रेस में लगभग 17 से 18 साल मैं रहा हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा हूँ, तो कुछ तो सियासत के थोड़े बहुत तो कुछ चैप्टर्स मैंने भी पढ़े होंगे। मैं अपने आप को मास्टर तो नहीं कहता, लेकिन मैं अपने आप को सियासत का तालिब इल्म ज़रूर कहता हूँ, स्टूडेंट ज़रूर कहता हूँ। तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो कुछ 4 लफ्ज़ तो मैंने भी पढ़े होंगे सियासत के, ये काम कैसे करना है, क्या करना है। अगर यही आज बताएं आप कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार होता, जो कि मुझे ऑफर भी कर रहे थे, और उस पोस्ट पे जब मैं था, अगर मैं उस पर रहा होता तो आज उनका उम्मीदवार मैं ही होता था। कल्याण काळे जो मेरे साथ ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, मैं शहर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, वो तो आज संसद में है। तो अगर हो सकता था कि मैं वहां उस पद पे रहता तो आज उनका उम्मीदवार मैं होता। तो आपको ये लगता है कि सियासत के कुछ पन्ने मैंने नहीं पढ़े होंगे या कुछ मुझे नहीं आता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे भी पता है जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और सबसे बात पे एक बात और कि मैंने ये साफ रखी है कि मुझे मेरा ये सियासत में आने से पहले से ये मौक़िफ़ था कि चाहे मैं ज़िंदगी में कुछ भी बन जाऊँ, एमएलए एमपी तो बहुत छोटी बात है, मैं कुछ भी बन जाऊँ, मुझे सियासत में कभी पैसा नहीं कमाना है। मैंने अपनी तरफ से ये बात साफ रखी है कि अगर किसी संवैधानिक पद पे बैठने के बाद मैं कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता हूँ, यानी लेता हूँ या कुछ बनाता हूँ, तो जनता को यह हक हासिल होगा कि वो मुझसे आके सवाल पूछ सके कि ये पैसा आपने कहाँ से लाया। ये नहीं कि आप आ जाएं, खाना खा लें मेरे पास या दावत कर रहे हैं और चले जाएं, नहीं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि ये पैसा आपके पास लॉफुली आया या आपने कोई गलत किया। मैं अपनी तरफ से ये साफ कहता हूँ कि मुझे सियासत में कभी भी 1 रुपये का कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आज सियासतदानों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। मुझे करप्शन नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है। अगर पैसा निकाल दें तो सारी खामियां, सारी बुराइयां मुझे लगता है कि सियासत से दूर हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आता है कि सियासत में आने के बाद लोग चमक चौंध में और मालो दौलत की एक मोहब्बत में वो सारे काम कर लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि जो जनता मुझ पर एतमाद जताएगी, मुझ पर भरोसा जताएगी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं उस भरोसे को हमेशा कायम रखूँ, कभी उनका भरोसे टूटने ना दूँ, और अपनी तरफ से हमेशा साफ रहूं, ईमानदार रहूं, ताकि मुझे भी कभी भी उनको जवाब देने में तकलीफ ना हो। सर, सियासत में देखने में आता है किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, या फिर रात के रात जो है तो सियासत पलट जाती है। अभी कुछ दिन पहले एसडीपीआई जो है तो एमआईएम के खिलाफ कहती थी, लेकिन आज जो है तो समर्थन करती है। आप कैसे देखेंगे इसे? मैंने अभी आपसे इतनी लंबी जो बात की कि सियासतदानों के क्या रंग ढंग चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। एसडीपीआई तो बेचारे, हमारे पास यहाँ कोई उनका बहुत ज़्यादा रसूख है वो नहीं है। इस वक्त सभी जो है तो मुझे लगता है कि एक हवा में बह चुके हैं, और मैं इस सियासत का, ऐसी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक शमा के तौर पे मैं कहीं जलता रहूँ, इसीलिए मैं अकेला खड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी जो विचारधारा है वो गांधी जी की, नेहरू जी की, अम्बेडकर की साहब की, मौलाना आज़ाद जी की, ये फुले शाहू अम्बेडकर जिसको हम कहते हैं, उस वो विचारधारा है। वो विचारधारा को मानने वाले, समर्थन करने वाले अनगिनत लोग हैं। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, और साथ साथ जो दूसरी विचारधारा, जो गलत विचारधारा जिसको हम मानते हैं, उन लोगों को भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने विचार उन तक भी पहुंचाएं, वही विचार पे हम कायम रहें। अगर हम ही खत्म हो जाएंगे तो फिर विचारधारा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता कहाँ से रहेंगे। ये विचार हमारे मुल्क को टिकाए रखने के लिए और हमारे मुल्क को एक मजबूत ताकत बनाने के लिए दुनिया में बहुत ज़रूरी है। ये जो अभी विचारधारा चल रही है जिसमें लोग कपड़े के तौर तरीके से पार्टियां बदल रहे हैं, आज सवेरे एक शर्ट पहन लिया तो शाम में दूसरा, तो दूसरे दिन तीसरा, उसी तरीके से पार्टियां बदली जा रही हैं। आपने देखा है कि मैं जिस वक्त सियासत में आया, मैं वो गांधीवादी विचार का व्यक्ति हूँ। उसके बाद भी मैं कांग्रेस में रहा। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तो मैंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने वो विचारधारा छोड़ दी। आज वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे चले गए हैं, इसीलिए मैं उनसे अलग हो गया। एमआईएम के साथ तो मैं कभी रहा ही नहीं, ना मैं कभी गया ही नहीं, मैं उस बात से एग्री नहीं करता। बीजेपी के साथ ना मैं कभी गया, ना कभी जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जो विचारधारा है, मैं मरते दम तक इसी विचारधारा पे रहूंगा। लोग आपको पसंद करके आपके साथ आए तो आप सत्ता में जा सकते हैं, लेकिन विचार छोड़कर सत्ता के पीछे भागना, ये मेरी सिफत नहीं है, मेरा नेचर नहीं है। सर, आपकी फैमिली का जो तो सियासत से बहुत करीब रिश्ता है। आप चाहे तो किसी पार्टी की तरफ से जो है तो टिकट
आप तो नहीं, लेकिन किसी ऊपर से। तो आप कोई हिंदुस्तान में एक तो पार्टी में कि आप जिस पे बिलीव ट्रस्ट कर सकते, कोई एक ऐसी। देखिए, मेरी फैमिली एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती है। मेरे दादा एक आलिम थे और यहाँ लेक्चरर हुआ करते थे आज़ादी के पहले भी। ये जो मल्टीपर्पज़ कॉलेज है उससे पहले वो एक इंटरमीडिएट, मल्टीपर्पज़ स्कूल है भड़कर के बाहर, उसके पहले वो एक इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करता था। वहाँ जो है वो मेरे दादा वहाँ के लेक्चरर थे दीनियात के। मेरे वालिद ये डॉक्टर रहे और एसबी कॉलेज से जुड़े रहे, सेनेट मेंबर रहे। मेरी वालदा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही आज़ाद कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैं खुद एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है और मुझे लगता है कि हमारा परिवार ये एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से, सियासी बैकग्राउंड से मैं नहीं, मैं खुद इस फैमिली से एक पहला शख्स हुआ जो सियासत में आया। और जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसी कहीं तो पार्टी होंगी, मुझे जो पार्टी अच्छी लगी थी वो थी कांग्रेस, क्योंकि उसकी विचारधारा की वजह से। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने विचारधारा को पसंद किया, किसी पार्टी को नहीं, और उसी विचारधारा पे मैं चल रहा हूँ। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन विचारधारा मेन होती है। अगर विचारधारा खत्म हो जाए तो आज जो सारी पार्टियों के हाल हुए हैं वही मुझे लगता है कि हाल होता है। और ऐसी सियासत जो है वो हमको, जो श्रीलंका में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, ये वैसी स्थिति की तरफ ले जाती है हमको। अगर इस देश को, हमारे जो सब बुजुर्ग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद करवाया, हम आज आज़ाद हैं तो उन बुजुर्गों की वजह से। उसमें सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का खून शामिल है, किसी एक का नहीं। उसमें आप कह सकते उन बुजुर्गों के सपने को साकार करना है, इस देश को टिकाए रखना है, तो मुझे लगता है इंक्लूसिवनेस, एक सेकुलर विचारधारा पे ही चलना पड़ेगा, तभी ये मुल्क जो है वो टिक पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है। जैसे किशन चंद तनवानी जो तो शिवसेना के लीडर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक अल्फाज कहा मीटिंग में कि मेरे को जो तो जायसवाल साहब चलेंगे, जबकि बागी और एमआईएम भले ही नहीं आना चाहिए, जबकि अल्लाह के रसूल है, के किताब है, तो हमारे मुसलमानों इत्तेहाद क्यों नहीं है? इत्तेहाद किशन चंद तनवानी से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? किशन चंद तनवानी सिखाएंगे कि मुसलमानों को, और हम उनके ऊपर तय करेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा, पब्लिक कह रही है। पब्लिक को अगर समझ नहीं आ रही है बात, तो मुझे लगता है कि हमको उसमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर हम कोई बात रखती है कि जो समझदारी की बात है उसी पर रहना चाहिए। आज पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा, कल आएगा। किशन चंद तनवानी ने कोई बात कह दी तो इसकी वजह से हमने रिएक्ट करना चाहिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि समझदारी की बात है। हमारे दीन में, हमारे मजहब में, हमारे बुजुर्गों ने हमको इतना कुछ देके गया है कि ऐसे 100 किशन तनवानी की भी आ जाए तो हमको इनकी जरूरत नहीं। कोई एक इंसान कुछ कह दे और हम उछक जाएं। उसने अपनी सोच के मुताबिक बात की, उसका अपना मफाद रहा होगा, हमारा उससे क्या लेना देना। हम तो समझदारी की बात करें। किसी एक चीज को लेकर कुछ पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने का काम करती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, हमको जो है ऐसे किशन चंद तनवानी को नहीं देखना चाहिए, हमको अपनी बुजुर्गों की रवायात, उनकी क्या सोच रही, उसको देखना चाहिए। और एक बात और है, मुसलमानों में भी जो एक तरीक़ा बताया गया है जिसको हम खिलाफत कहते हैं या अमीर कहना बनना कहते हैं, उसमें क्वालिटी देखी जाती है, सिर्फ नाम नहीं देखा जाता। हमारे, अगर आप खुलफाए राशिदीन जो हुए हैं, जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद पर रहते हुए काम किया, तो मुझे लगता है वो क्वालिटी के बेसिस पे किया, नाम के बेसिस पे नहीं किया। क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं तो आप सूरह यूसुफ पढ़िए, उसमें सीधा लिखा है कि उस इंसान को वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसे से लोग अपने आप को आगे पेश करते हैं जिनके खुद के ऊपर कई सवालिया निशान होते हैं। किसी पे हमको टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मैंने साफ किया है कि इस इलेक्शन के अंदर मैं मुद्दों पे बात करूँगा, मैं किसी के ऊपर मट्टी उछालने में या कीचड़ उछालने में नहीं जाऊँगा। वो उनका तरीक़ा है, वो उनकी सोच है कि वो इस बात पे सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने बेहतरीन किरदार का, बेहतरीन सोच का और पॉजिटिव सोच का मुजाहरा पेश करना है, ना कि जंगलियों के जैसा चौराहे पे खड़े रह के इसने ऐसा किया। आज देखिए आप, ये सारी पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पे उंगलियां उठाने का काम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया।
होना तो ये चाहिए कि आप अपना एजेंडा बताएं, आप क्या करना चाहता है जनता के लिए क्या करना चाहते हैं ये बताएं। आप सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने ये किया जी, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। एक तरीके से जैसे एक बहुत नीचे लेवल पे होता है कुछ बस्तियों में, उस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको मुहज़्ज़िब समाज के तौर पे हमको कोशिश ये करनी है कि हमको अपना जो काम करने का जो एजेंडा है वो सामने रखना चाहिए, जिसमें हर समाज, हर मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ हो। जो मुस्लिम समाज है उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, जो नौजवान तबका है उसके लिए क्या करना चाहते हैं, जो हमारे दलित और ओबीसी और एसटी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे शहर में जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है उसको हैंडल करने की ज़रूरत है, उसको टैकल करने की ज़रूरत है। गरीब बस्तियों में नशे का कारोबारियों ने काफ़ी जड़ें जमा ली। उस नशे के कारोबार को रोककर उन नौजवान जो उसमें फंस चुके हैं उनको बाहर लाने की ज़रूरत है। इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। सर, मैं 1 किलो अगर आटा भी अगर डिस्ट्रिक्ट के पार अगर लेके जो आटे की बात कर रहा हूँ तो 10 बार पुलिस चेक करती है, इसमें नशे गोली आती कैसी? तो यही तो कह रहा हूँ, आप सोचें। मेरी गाड़ी 10 बार चेक किया जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप सोचें। इच्छा शक्ति होनी चाहिए रोकने की, यही मेरा कहना है। कि अब आप सोचें कि भाई पुलिस अपना काम कितना ईमानदारी से कर रही है, सियासतदान अपना काम कितना ईमानदारी से कर रहे हैं। क्यों बात नहीं करते उन लड़कों को आप जो है तो उस नशे के कारोबार से बाहर निकालने के लिए? क्या किया आपने? एक भी व्यसन मुक्ति केंद्र आज तक किसी बनाने की बात की? आप मीडिया का काम करते हैं, आप इतने लोगों को कवर कर चुके हैं। मेरे एजेंडा के अंदर, मेरे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम व्यसन मुक्ति केंद्र इस शहर के अंदर स्थापित करेंगे। आप लड़कों को जो है तो गुटखा खिला रहे हैं, जिसकी वजह से लड़के कमजोर हो रहे हैं। हेल्थ क्लब क्यों नहीं बना के दिए गए किसी के तरफ? हम सरकार की तरफ से हम जो कोशिश करेंगे अपने फंड के जरिए यहाँ हेल्थ क्लब्स बना के दें। आज लड़के जो है रात भर जाके डेटा सिर्फ यूज कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उनको बेचारों को समझ नहीं। लेकिन किस सियासतदान ने उनको जाके ये समझाया कि आप रातों को ना जागे, आप रातों को घर में बैठे? उनके लिए लाइब्रेरीज क्यों नहीं कायम की गई? माँ बहनों को इतनी तकलीफें हैं, उनके लिए मार्केट में टॉयलेट्स क्यों नहीं बनाए गए? व्यापारी भाइयों का कारोबार नहीं है यहाँ पे, उनके लिए आपने मार्केट्स को स्वच्छ बनाने और सुंदर बनाने के लिए क्या किया? आपने गार्डन्स डेवलप किए? क्या किया हमारे सियासतदानों ने? पानी हमको 9-9 दिन में आता है, उसके लिए ऊपर कितनी आवाज उठाई। एक दिन खाली कॉर्पोरेशन के गेट को लटक के फोटो खिंचा लेना और वो सारे सोशल मीडिया पे चलाना, ये इसके अलावा क्या हुआ? जकरिया साहब ने तो ऐसा कभी गेट को नहीं लटके थे कॉर्पोरेशन के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अर्जेंट वॉर लेवल पे पाइपलाइन लेके आए थे। इसीलिए हम अपना आइडियल डॉक्टर रफीक जकरिया को मानते हैं और उन्होंने जिस मुहज़्ज़िब और पढ़े लिखे अंदाज में इस शहर के लिए काम किया, हमको वो करने की जरूरत है। कदम की ताकत ये इंसान की ताकत से बड़ी होती है और हम कदम की ताकत से जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकारों को पूरा इस्तेमाल करते हुए हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का अज़्म रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद की जनता मेरा साथ देगी और इंशाअल्लाह औरंगाबाद की एक औरंगाबाद, एक डिजिटल औरंगाबाद की जो एक तारीख लिखी जाएगी उसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम आएगा। उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। शुक्रिया सर। औरंगाबाद वासी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी निशानी बताइए, बटन नंबर। मेरी निशानी सिलाई मशीन है। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हूँ और जो बटन नंबर है उसका वो 24 है। वो नीचे से आखिरी सेकंड लास्ट बटन आता है जिससे बिल्कुल नोटा के ऊपर है। 2 नंबर मशीन में वो बटन आएगा। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा साथ दें। मैं सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद के लोगों के लिए और औरंगाबाद के भलाई के लिए जो मुझे काम करने उसके भरोसे खड़ा हूँ। जनता मेरा साथ देगी ऐसा मुझे पूरा यकीन है और मैं अपनी तरफ से गवाही देता हूँ कि आपके भरोसे को, आपके एतमाद को कभी ठेस ना पहुँचे, वो कभी टूटने ना पाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरी गारंटी देता हूं कि अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होगा कि आपके एतमाद को ठेस पहुंचे। शुक्रिया।